हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्च 2024 को आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लेंगे, या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं या 70 में 65 प्लस का भी स्कोर करना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान विषय का कोड क्या होता है, 932, और इस मॉडल पेपर का कोड है 825 FB। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला है निर्देश, यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। किस लिए? पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अगला निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित है मेरे प्यारे बच्चों? 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। अब खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी आप जब इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देंगे तो पूरे पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे, चाहे जितनी ही खराब राइटिंग आपकी क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक और बात ध्यान रखिएगा कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने एक बार OMR सीट में आंसर फिल कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण स्वरूप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपने दूसरा या तीसरा या कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रश्न का गोला आपने भर दिया। मान लीजिए यहाँ पर 5वां प्रश्न है और 5वें प्रश्न का गोला आपने बी वाला ऑप्शन काला कर दिया, और सही कौन सा था? डी सही था। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी सही था और आपसे क्या हो गया है? बी या सी या ए कोई भी गोला काला हो गया है, और आपको बाद में पता चला या आपको याद आ गया कि ये मुझसे गलती हो गई, तो अब तो ना तो आप इसको इस तरह से काट सकते हैं, ना इरेजर और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरे पूरे 20 नंबर काट दिए जाएंगे। जो गलत आपने भरा है गोला, सो भरा है, उसको काट पीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर निर्देश भी दिया है कि एक बार आपने OMR सीट में अपना उत्तर अंकित कर दिया है तो ना तो आप उसे काट सकते हैं, ना ही इरेजर से साफ कर सकते हैं, और ना ही उसमें व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल वर्जित है, ऐसा करेंगे आप तो पूरे पूरे 20 नंबर काट दिए जाएंगे। अगला है मेरे प्यारे बच्चों खंड बा, 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के
एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित दो प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ, आप लोग ध्यान देंगे, जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध दीजिएगा। अगला है यहाँ पर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना है नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग रट लेना। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निर्देश है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प 1790 ईस्वी में, दूसरा है विकल्प 1787 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1788 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1789 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब? सन 1789 ईस्वी में। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो फ्रांस की क्रांति मेरे प्यारे बच्चों कब हुई? सन 1789 ईस्वी में। और फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? एक प्रश्न और बनता है, तो इसका उत्तर क्या है? सन 1848 ईस्वी में। कब? सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या 1930 ईस्वी में चलाया गया या 1920 ईस्वी में चलाया गया? तो इन दोनों विकल्पों में से ही सही विकल्प को चयन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में चलाया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और महात्मा गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और करो या मरो, आप लोग ध्यान देंगे, करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक भी कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न से यहाँ पर आपके कई महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में चलाया गया। असहयोग आंदोलन को भी महात्मा गांधी जी ने ही प्रारंभ किया। करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी ही थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी वह कब हुई थी? पहला है विकल्प 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, दूसरा 9 अप्रैल 1930 ईस्वी में, तीसरा 8 नवंबर 1924 ईस्वी में, या चौथा है विकल्प 10 फरवरी 1927 में। तो चौरी चौरा नामक स्थान जो कि गोरखपुर में है, वहां पर हिंसात्मक घटना कब घटित हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प न्यूयॉर्क,
दूसरा विकल्प है यहाँ पर वाशिंगटन, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों जिनेवा, और चौथा है विकल्प ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। और मेरे प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो सन 1995 ईस्वी में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कह रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, या गुलामगिरी का लेखक कौन था? पहला है विकल्प ज्योतिबा फूले, दूसरा विकल्प है कैलाश बासनी देवी, तीसरा विकल्प है रामा स्वामी नयकर, और चौथा विकल्प है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले जी। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले जी थे। प्रश्न संख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 6 है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला है विकल्प पशु, दूसरा विकल्प है पौधे, तीसरा विकल्प है मछलियां, चौथा है विकल्प चट्टानें। तो निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे पहली बात तो जैवीय और अजैवीय संसाधन क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। जैवीय संसाधन किसे कहते हैं और अजैवीय अजैवीय संसाधन किसे कहते हैं? जैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनकी वृद्धि और विकास होता है। मेरे प्यारे बच्चों अजैवीय संसाधन वह होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता और ना ही उनकी वृद्धि व विकास होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पशुओं में जीवन पाया जाता है, पौधों में भी जीवन पाया जाता है, मछलियों में भी जीवन पाया जाता है। ये सभी वृद्धि और विकास करते हैं, यानी ये सभी कैसे संसाधन हैं? जैवीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन चट्टानें जो हैं यह निर्जीव होती हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता, इसलिए यह क्या है? अजैवीय संसाधन है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 है, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? आप लोग ध्यान देंगे। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला है विकल्प यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और चौथा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा राजस्थान। तो लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मृदा कपास की फसल के लिए या कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? काली मृदा। मेरे प्यारे बच्चों याद करने का तरीका है का से काली मिट्टी और का से कपास, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न एक और बन सकता है कि लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है? इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 8 है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प है पहला
वायु संरक्षण से, दूसरा जल संरक्षण से, तीसरा मृदा संरक्षण से, चौथा वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन संबंधित था वन संरक्षण से। मेरे प्यारे बच्चों, वनों को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया था? पेड़ जब काटे जा रहे थे तो लोग पेड़ों से चिपक गए थे और कह रहे थे कि पहले हमें काटो, फिर पेड़ों को काटना पड़ेगा आपको। यानी पहले यदि आप पेड़ काटना चाहते हैं तो हम सभी को काटना होगा, उसके बाद आप पेड़ काट सकते हैं। इसलिए यह आंदोलन जो है वन संरक्षण यानी पेड़ों को संरक्षित करने से संबंधित था, वन को बचाने से संबंधित था। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। करतन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मिजोरम। तो करतन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यह पाई जाती है मिजोरम राज्य में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? यहाँ पर पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक गैस, तीसरा विकल्प है पवन ऊर्जा और चौथा विकल्प है खनिज और तेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पवन ऊर्जा। उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि गैर परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनको हम एक बार प्रयोग करते हैं और वह हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, और ऊर्जा के परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन्हें हम एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात एक बार मान लीजिए आपने कोयला जलाया, तो कोयला वह एक बार जब जल चुका होगा तो दोबारा वह नहीं जल सकता, क्योंकि वह राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन वह होते हैं जिन्हें हम नवीकरण करके भी प्राप्त कर सकते हैं, और ऊर्जा के परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका हम प्रयोग एक बार ही कर सकते हैं और धीरे धीरे ये नष्ट होने की कगार पर हैं। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किस लिए? क्या तांबा के लिए, दूसरा विकल्प सौर ऊर्जा के लिए, तीसरा कोयला के लिए, चौथा पेट्रोलियम के लिए। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या होगा? मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पहला है विकल्प जलवायु परिवर्तन से, दूसरा विकल्प ओजोन क्षरण से, तीसरा है विकल्प वैश्विक तापन से, चौथा विकल्प है सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? एजेंडा 21 का क्या तात्पर्य है, या एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बाहरी व्यापार कहते हैं, या स्थानीय व्यापार कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या आंतरिक व्यापार करते हैं? जब एक ही देश में, मान लीजिए भारत देश है और भारत देश के दो राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची जाए, गुजरात राज्य में खरीद ली जाए, गुजरात से कोई वस्तु आए और उत्तर प्रदेश में खरीद ली जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के व्यापार को क्या कहेंगे? यानी इन राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे।
यदि कोई वस्तु भारत से बेची गई और अमेरिका में खरीद ली गई, अमेरिका से कोई वस्तु भारत में खरीद ली गई, इस तरह के होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और एक ही देश में दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पर, बेल्जियम कहाँ स्थित है? पहला है विकल्प एशिया, दूसरा विकल्प है अफ्रीका, तीसरा विकल्प है यूरोप और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया। तो बेल्जियम कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है, इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम मेरे प्यारे बच्चों स्थित है यूरोप में। प्रश्न संख्या 15 है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। विकल्प यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला है 10, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 9, चौथा विकल्प है 7। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 16 है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। यहाँ पर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? पहला है विकल्प केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, या एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, या धर्म का कोई महत्व ही या कोई स्थान ही नहीं होता, या सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? धर्मनिरपेक्ष राज्य में होता है ये कि सभी धर्मों को वहां पर समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है यहाँ पर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, क्यों अच्छी है? क्योंकि यह, पहला है विकल्प, सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, दूसरा विकल्प है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तीसरा विकल्प है विकल्प का और खा दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सभी नागरिकों को समानता की भावना को बढ़ावा देती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्योंकि ये दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर 18 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? क्या प्राथमिक क्षेत्रक, या द्वितीयक क्षेत्रक, या तृतीयक क्षेत्रक, या सूचना प्रौद्योगिकी? तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? पहला है विकल्प भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा विकल्प है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा, और तीसरा विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्रश्न संख्या 20 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्या 1 जनवरी 1993 ईस्वी में हुई, या 1 जनवरी 1995 में, या 1 जनवरी 1990 में, या फिर 1 जनवरी 1985 में? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई।
प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे फर्स्ट टाइप के, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट लेना। यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला है प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न है इस तरह का 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, सन 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना एक बार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन की परिप्रेक्ष्य में या इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। और अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद के उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक यानी एक नैतिक कारण भी बताइए। यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप का प्रश्न होगा, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अथवा में जो प्रश्न है इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का भी वर्णन करें। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का भी वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अथवा में प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 का के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो 9 का के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस पैटर्न पर आधारित होंगे, आप देख पा रहे होंगे। और 9 खा के अंतर्गत भी 5 प्रश्न हैं, ये भी आपको यानी इनका भी आपको मानचित्र में ही अंकन करना होगा, जिसके लिए आपको कुल यहाँ पर मानचित्र से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा का। आपने इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।